हाय बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती है? सच्ची तो कहती है। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना। शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है।
अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है, सब जगह चहल पहल होती है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है, और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं, ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में, ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं, उस घर में मेरा क्या काम? अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए। स्कूल जाने वाली सास। पढ़ी लिखी रेखा की शादी महेश से होती है। दोनों बड़े अधिकारी, लेकिन सास अंगूठा छाप। माँ, महेश को इतना बड़ा अधिकारी बनाया, फिर आप? रेखा, तेरे ससुर तो बहुत पहले ही चल बसे थे। किसी तरह उनका सपना पूरा किया। महेश को पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया कि कोई पढ़ी लिखी लड़की उससे मिले। बेटा तो उसकी जिंदगी में है, अब आराम से दुनिया से चली भी जाऊं तो कोई दुख नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ? आपकी अभी उम्र ही क्या है? छोटी उम्र में शादी के कारण महेश भी जल्दी हो गए, बहू भी जल्दी आ गई। माँ, अभी भी आपके पास समय है। आप अपने बारे में सोचें और वो सब करें जो आप करना चाहती हैं।
अरे लेकिन उन सब के लिए तो पढ़ना पड़ता है। मैं कैसे बेटा? माँ जी, आप चाहे तो अपनी पढ़ाई अब भी पूरी कर सकते हैं, मैं हूं ना। सास को न जाने क्यों एक बार बहू पर विश्वास हो जाता है। वो बहू की बात समझने की कोशिश करती है। मैं तो सिर्फ 10 तक पढ़ी हूँ, उसमें क्या हो सकता है बहू? क्या हो सकता है मतलब? अरे ये देखिए, ये औरत। अब तो बहू सास को वो कहानियां दिखाती और सुनाती जिससे सास का फिर से पढ़ने का जज्बा जाग जाए। और फिर होता भी वही है। बहू, मैं पढ़ूंगी, तो बस किसी तरह मेरा एडमिशन करवा दे। हाँ हाँ माँ जी, ये कौन सी बड़ी बात है। सरकार तो चाहती है कि साक्षरता 100% हो। हाँ बहू, किसी तरह मेरा एडमिशन हो जाए तो समझो मैं भी कुछ कर लूं। बस फिर क्या था। अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए बहू सास का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा देती है। अगले रोज, अरे क्या हो गया सासू माँ, आप परेशान सी क्यों हैं? अब तो आप स्कूल जा रही हैं ना? हाँ वो तो है बेटा, पर क्या करूं। वो क्या है ना, स्कूल वालों ने स्कूल ड्रेस में आने को कहा है, तो समझ में नहीं आ रहा इस उम्र में बच्चों वाले कपड़े। देखिए माँ जी, स्कूल ड्रेस रखी ही इसलिए जाती है कि हर बच्चा एक सा लगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब का, चाहे काला हो या गोरा, छोटा हो या बड़ा। मैं जानती थी कि स्कूल ड्रेस के लिए आपको टोका जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही ये ड्रेस बनवा ली है। लीजिए। माँ याद है बचपन में जब मैं कहता था कि स्कूल के मोजे नहीं है, तो तू कैसे भी करके मुझे ला कर देती थी। कोई बहाना नहीं मानती थी और मुझे स्कूल भेजती थी। याद आया, अब तेरी बारी। खैर, सास क्या करती, चुपचाप स्कूल ड्रेस पहनती है और स्कूल जाती है, जहाँ जाकर मैडम, मेरी आंखें कमजोर है, आगे बैठ जाऊं? नहीं नहीं, बच्चों की हाइट और अपनी हाइट देखिए। आप आगे बैठ जाएंगी तो ये पीछे बैठे बच्चों को दिखाई देगा क्या कि ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? सास क्या करती, चश्मा तो है नहीं और बिना चश्मे के बोर्ड दिखाई नहीं देता। फिर क्या था, अगले रोज सासू माँ चश्मा लगाकर स्कूल जाती है। एक बच्चा, चश्मिश चश्मिश, अरे ये तो अंधी है, देख चश्मा लगा है। चल इसका चश्मा छीन लेते हैं। हाँ चल। बच्चे सास का चश्मा छीन लेते हैं। सास टीचर से शिकायत करती है। आप इतनी बड़ी हैं और बच्चों की तरह शिकायत कर रही हैं? चुपचाप बैठकर काम पूरा करिए। सास का बोर्ड का दिखना बंद हो जाता है। वहीं बच्चे सास की हालत का मजा ले रहे होते हैं। हाँ, क्या लिखा है दिखाओ। सास ने कुछ लिखा होता तब तो दिखाती। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे कुछ दिखा ही नहीं दे रहा, क्या लिखूं मैं? टीचर अब सास को सजा देती है और उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। सभी बच्चे उन्हें देख देख कर उनका मजाक बनाते हैं। क्या हो रहा है ये? मैं तो ऐसे कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। ये बच्चे इतने शरारती क्यों होते हैं? तभी एक बच्ची उनके पास आती है। तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मेरी क्लास में हो ना? हाँ बेटा। बेटा? मेरा नाम निधि है, बेटा बेटा नहीं। दोस्त बनने को बोल रही हूँ, दादी नहीं। हाँ निधि, क्यों नहीं, हम दोस्त। हाँ, वैसे भी यहाँ मेरा कोई दोस्त है भी नहीं। अच्छा चलो लंच करते हैं, ठीक है? दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, ए चलना झूला झूलते हैं। झूला? अरे नाना, झूला बुला नहीं, मुझे चक्कर आता है। अरे कुछ नहीं होगा, चलना। सास निधि के साथ झूला झूलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो झूले का एक झोंका लेती है, झूला टूट जाता है और सास गिर जाती है नीचे। हाय रे, मर गई रे यार, अम्मा, कमर टूट गई। तभी दो टीचर वहां आती हैं। अरे अम्मा, आप काहे झूला झूलने लग गए? स्कूल में दाखिला पढ़ने के लिए कराया है या झूला झूलने के लिए? अब दांत वात टूट जाई तो पता चली। अरे काहे की पढ़ाई, आज इक्को शब्द ना लिखी थी ये, हम तो क्लास से बाहर कर दिए साफ साफ। अरे पढ़ने का शौक तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कलेक्टर बन जाएगी। दोनों हंसती वहां से निकल जाती हैं।
अरे यार, तुमको तो झूला क्या झुलाया, झूला ही तोड़ दिया, क्यों? अरे कहा तो था कि चक्कर आ जाता है। चक्कर और भार, भार देखी हो कितना हो गया है। नहीं करनी तुमसे दोस्ती, अकल ही नहीं है तुमको। किसी दिन हमें भी ना फंसा दो। सास बेचारी मुंह लटकाकर घर आती है, जहाँ सामने बैठा होता है बेटा। क्या है माँ, सारा दिन ऑफिस और घर का काम, अब ये सब करे या फिर आपके स्कूल की शिकायत सुने? माँ जी, और प्लीज, ये रोज रोज खाने का टिफिन भी वापस आता है, ये ठीक नहीं है। कितनी मेहनत से सुबह खाना बनाकर देते हैं और आप हैं कि आज झूला तोड़कर आई है तुम्हारी माँ जी। स्कूल वालों ने 5,000 का बिल भेजा है। इस उम्र में ये नहीं कि क्लास में रहे, इन्हें तो झूला झूलना है, ऊपर से चश्मा भी खुआई है। आज से इनका बाहर जाना बंद, बस घर पर ही रहेंगी। अरे नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं थी, वो तो क्लास के बच्चों ने चश्मा छीन लिया और फिर दिया भी नहीं। माँ जी रहने दीजिए, आपने क्लास में जो काम दिया होता है वो भी नहीं किया। जरा कॉपी दिखाइए अपनी। सास बेटे बहू के बात से झल्ला जाती है। अरे नहीं करनी पढ़ाई, कुछ नहीं पढ़ना, नहीं जाना स्कूल, चाहे जो हो जाए। ऐसे कैसे नहीं जाना? कल से बस से स्कूल जाना है, वक्त से उठ जाना, 6 बजे बस आ जाएगी। नहीं नहीं, 6 बजे मुझसे नहीं उठा जाएगा। अरे बेटा, रात को कितनी देर से नींद आती है मुझे। माँ जी देख लीजिए, अब यही है जो है, पढ़ाई करनी है तो। अरे नहीं, मुझे नहीं पढ़ना लिखना। स्कूल का इतना स्यापा होता ये तो हम जानते ही नहीं थे। अरे स्कूल की पॉलिटिक्स से बचना बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे कितने तेज होते हैं, भगवान ही बचाए। मुरथाल नाम के एक गांव में एक बहुत ही मशहूर ढाबा था। पूरे गांव के लोग उसी के पास खाना खाने आते थे। ढाबे का मालिक और उसका बेटा मन लगा के काम करते। धंधा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है राजू। वो तो है बाबूजी, आजकल तो दूसरे गांव के लोग भी खाना खाने अपने पास ही आते हैं। ये तो अपनी मसालेदार और मलाईदार लस्सी का कमाल है। रामलाल की लस्सी हर जगह मशहूर है। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ती गई कि उन दोनों के लिए संभालना मुश्किल हो गया। एक दाल मखनी, बटर नान और लस्सी देना। जी माफ कीजिए, लस्सी तो खत्म हो गई है। आखिरी ग्लास का ऑर्डर भी ले चुका हूँ। पर आप बैठिए, मैं आपको बाकी का ऑर्डर दे देता हूँ। नहीं 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 भाई रामलाल, अब रोज खाने के साथ तुम्हारी लस्सी की आदत पड़ गई है, इसलिए रोज अपने ब्रेक में तुम्हारे ढाबे पे चला आता हूँ। अब बिना लस्सी खाना गले से कहाँ उतरेगा। इतना कहकर बंटी वहां से निकल जाता है। अरे सुनिए तो, साथ में 2 गुलाब जामुन मुफ्त हैं, तू ही खा लेना। राजू सब देख रहा होता है। बाबूजी, काफी दिन से लस्सी दोपहर तक ही खत्म हो जा रही है, तो फिर उसके बाद लस्सी ना मिलने की वजह से बहुत से कस्टमर नाराज हो रहे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो ढाबा बंद करने की नौबत आ जाएगी। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन करे तो क्या करे। अभी पिछले महीने ही ढाबा बड़ा करवाने में सारे जमा किए हुए पैसे खर्च हो गए। अब लस्सी के लिए नया नौकर कैसे रखूं? कुछ और सोचना पड़ेगा। शाम को दोनों घर पहुंचते हैं। ये क्या माँ, तुम फिर से हाथ से कपड़े धो रही हो? ये इतनी बढ़िया स्लर्पुल की वॉशिंग मशीन लेके दी है तुम्हें, तो तुम अपने हाथ से कपड़े धोने की वजह से क्यों अपने हाथ खराब करती हो? तुझे तो पता है ना राजू, मुझे कहाँ आती है ये मशीन चलानी। बताया तो था माँ, पहले डालो कपड़े, फिर डालो पानी, फिर डालो सर्फ और मशीन घूमना शुरू। पहले डालो कपड़े, फिर डालो पानी, फिर डालो सर्फ और मशीन घूमना शुरू। पहले डालो कपड़े, फिर डालो पानी, फिर डालो सर्फ और मशीन घूमना शुरू। हाँ हाँ बेटा समझ गई,
पर मुझसे नहीं चलेगी ये। वो ना, मुझे इस मशीन की धुलाई पसंद नहीं है। हाँ। ठीक है माँ, अब तुम्हें मशीन नहीं चाहिए तो मैं मान लेता हूँ। अगले दिन राजू दुकान में घर से वॉशिंग मशीन मंगवाता है। हाँ भैया, यही रख दो। राजू, ये क्यों मंगाया हो? अब माना कि धंधा थोड़ा मंदा है, मगर इतना भी नहीं कि ढाबा बंद करके अब धोबी घाट खोलना पड़े। ऐसा नहीं है बाबूजी, आप बस देखते जाओ। पहले डालो दही, फिर डालो गुलाब जल, फिर डालो हमारे स्पेशल मसाले और मशीन घूमना शुरू। ये लीजिए, 5 मिनट में मशीन भर के लस्सी तैयार। रामलाल लस्सी को चखता है। वाह रे वाह, हैरानी है, उम्दा, बिल्कुल वैसा ही स्वाद। बड़ा समझदार है रे तू, मेरा राजकुमार। किससे पता था तेरे माँ के हाथ से कपड़े धोने की आदत हमारे बिजनेस के काम भी आएगी। राजू और रामलाल अपने ग्राहकों को लस्सी परोसने लगते हैं। धीरे धीरे रामलाल का ढाबा वॉशिंग मशीन वाले ढाबा के नाम से मशहूर होने लगता है। राजू बेटा, अब मुरथाल से आने जाने वाला हर कोई तुम्हारी हाईटेक वॉशिंग मशीन वाली लस्सी के लिए ढाबे पे जरूर आता है। क्या कमाल किया है तुमने। आप ही का बेटा हूँ बाबूजी, और वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही खोज की जननी है। इतने में बंटी ढाबे पे आता है। अरे बंटी भाई, इतने दिनों बाद आए आप। हाँ भाई रामलाल, अब ये बताओ आज लस्सी मिलेगी या नहीं? ये बताओ कौन से फ्लेवर में चाहिए? शिक्षा, मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही खोज की जननी है। हर बहू की कहानी। ये कहानी है उन समस्याओं पर जिसे हर बहू को फेस करना पड़ता है। माँ कैसी बात कर रही हो? शादी से डर लगता है मुझे। दीदी की हालत देख रही हो? क्या हालत है दीदी की? ठीक तो है। कहाँ ठीक है माँ, अब मैं कल ही तो गई थी उनके घर। ऐसे रह रही थी जैसे घर पर कोई चोर घुस आया हो। धीरे बोलो, सर पर पल्ला, और तो और सर नीचे रखो। अरे ना माँ, ये क्या जिंदगी है? देखा राधिका, इसे ही परिवार के संस्कार कहते हैं। तो क्या जीजाजी संस्कारी नहीं है? वो तो यहाँ ऐसे आते हैं जैसे तालिबानी अफगानिस्तान में घुसे हैं। तभी वहाँ जीजा आ जाते हैं। ये क्या है सासू माँ, घर का दरवाजा बंद रखा करे। कितनी बार बोला है, लड़कियों वाला घर है आपका। देखिए मैं कैसे घुस आया बिना किसी रोक टोक के। वो इसलिए जीजू कि दरवाजे में जो शेरू बंदा है ना, वो आपको जानता है। नहीं तो रात क्या, दिन में भी हमारे घर के अंदर चूहा भी नहीं घुस सकता। वैसे कैसे आना हुआ आपका? अरे चुप कर, जीजा जी है तेरे, उनका घर है, जब मर्जी आए। बोलती बहुत है ना ये। अरे इसकी जबान बंद करने का इंतजाम करने आया हूँ। सासू माँ, मेरे दोस्त के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। मेरी बीवी को देखकर उसने तो साफ साफ कह दिया कि उसे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। अब लेकिन बेटा, ये मीरा से बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी। देखिए सासू माँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है, मेरे बचपन का दोस्त है, और इसीलिए मैं शादी तय कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जीजा वहाँ से चला जाता है। अगले रोज वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ आता है। दोस्त की माँ कहती है, अरे क्या बेटी है आपकी बड़ी वाली? छोटी भी वैसी ही है क्या? हाँ वो क्या है ना, फैक्ट्री एक है तो प्रोडक्ट भी तो एक जैसा ही होगा ना। मजाकिया है, लेकिन है बहुत अच्छी। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा कर दिया जीजा हम लोगों ने आपके साथ? देखिए मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप लोगों को दीदी की तरह की लड़की चाहिए तो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप किसी और से शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं खुले विचारों की लड़की हूँ। मेरा मानना है कि भगवान ने एक जिंदगी दी है तो खुलकर जियो। अरे क्यों उसे घूंघट और घर की 4 दीवारी में खत्म कर दो?
राधिका की बात से जीजा का दोस्त इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी माँ, देखो बेटी, हम लोगों को तो घरेलू और सास ससुर की इज्जत करके रहने वाली बहू चाहिए, ना कि खुले विचारों वाली। तो ये रिश्ता हम लोगों को तो समझ में नहीं आया, इजाजत दे। सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि लड़का बोल पड़ता है। अरे बैठो ना माँ, कैसी बात कर रही हो? राधिका सही तो कह रही है, मुझे भी बीवी चाहिए, कोई नौकरानी या गूंगी गुड़िया नहीं। बस फिर क्या था, राधिका को भी लड़का ठीक लगता है। लेकिन यहाँ से शुरू हो जाती है एक टकराव की कहानी सास और बहू की। और फिर कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद नई जगह नींद कितनी जल्दी खुल जाती है ना। देखो तो वक्त क्या हो रहा है। अरे अभी तो 5 ही बज रहे हैं, चलो थोड़ा सो लेती हूँ। तभी सास की आवाज आती है। बहू, अरे ओ बहू, नहाकर कमरे से बाहर आ जाओ, जोत बत्ती का वक्त हो गया है। हे भगवान, इतनी सुबह उठना है। पहला दिन है, आज कर लेती हूँ, कल से बात कर लूंगी कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। नहा धोकर वो बाहर आती है कि ससुर बैठे होते हैं। सर पर पल्ला रख ले बेटा, ससुर बैठे हैं। कौन कहता है कि सास माँ और ससुर पिता होते हैं? अरे कभी किसी बेटी ने पिता से पर्दा किया है क्या? हे भगवान, रजत उठे तो बात करती हूँ। पूजा पाठ के बाद सास किचन में जाती है। माँ जी, क्या बनाना है? देख, सब्जी मैं बना देती हूँ। वो क्या है ना, तेरे हाथ की तो सब्जी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं आएगी। राधिका का मन तो करता है कि जवाब दे दे कि खाना मैं भी अच्छा बनाना जानती हूँ, लेकिन ये घर नहीं, ससुराल है, और ससुराल की कहानी तो अलग ही होती है ना। जी माँ जी, बना लीजिए। वैसे भी नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। पूरा खाना बनाने के बाद बहू टेबल पर 4 प्लेट लगा देती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही राधिका कुर्सी खसकाती है कि सास बोल पड़ती है। अरे, हम लोगों के खाने के बाद खाना खाना है, कुछ कम पड़ गया तो? राधिका पति की तरफ देखती है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो क्या इस घर की सदस्य नहीं है? और वो बोल भी रही है ना कि उसे भूख लग रही है। माँ, ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। बैठ बहू, खाना सब साथ में खाएंगे। राधिका बैठ जाती है। सास कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके जाने के बाद राधिका जब कमरे में आराम करने जाती है तो सास की आवाज आती है, जो फोन पर बात कर रही होती है। अरे देख ले, क्या जमाना आ गया है। अरे जो बेटा कल तक हाँ माँ तू सही है, हाँ माँ तू सही है किया करता था, अब बहू के सामने कहता है क्या माँ, कैसी बात कर रही है। हे भगवान, ये लड़की ना मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। आधी बात बता रही है, ये पूरी बात क्यों नहीं बताती कि क्यों बेटे ने ऐसा बोला। अरे बहू को बहू नहीं, कुत्ता समझा है जो सबके खाने के बाद खाना खाएगी। अरे मायके में तो मुझे सबसे पहले खिलाया जाता था। चल रखती हूँ, महारानी को याद दिलाऊं कि दिन में खाना भी खाना होता है, वरना ये तो सोती रहेगी। सास की आवाज राधिका सुन चुकी थी। वो बाहर जाकर खाना लगा देती है और अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती है। लेकिन जैसे ही खाना शुरू करती है, अरे खाना देकर छुप गई हो, और कुछ चाहिए होगा तो कैसे लेंगे, कुछ तो समझना चाहिए। हाँ माँ, मैंने रसोई में ताला लगा दिया है ना, जो कैसे लेंगे आप। राधिका जाकर सास के सामने सारा खाना रख देती है और फिर कमरे में आ जाती है। हे भगवान, क्या समझाऊं, इससे तो अच्छा था कि बेटे की शादी ही ना कराती। राधिका को भी सास पर गुस्सा आ जाता है। वो तैयार होती है और घर से बाहर जा रही होती है कि सास पूछती है, कहाँ जा रही हो? कुछ पूछना है कि बस हाथ हिलाकर निकल जाओगी हैं? ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं। पता है, इतने दिनों से यही तो पता चल रहा है कि ये ससुराल है और मैं किसी और दुनिया का प्राणी। अरे नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हालत बना दी है एक ही हफ्ते में मेरी। क्या हालत बना दी है, हैं?
इंसानों वाला ही तो काम करवा रही हूँ और हर बहू करती है ये काम। हाँ, लेकिन क्या बहू इंसान नहीं होती? अरे जो कल तक सुबह 9 बजे उठती थी वो एक ही दिन में 5 बजे उठने लगे। जो कल तक माँ के पीछे खाने के लिए रोती थी वो सबके खाने के बाद आखिर में खाना खाए। जो कल तक हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर लेटी रहती थी वो एक ही दिन में सर पर पल्ला लेकर पूरे घर का काम करे। अरे माँ जी, माना की शादी की है, लेकिन वक्त तो दीजिए। किसी को भी मेरी बुराई कर रही है क्या? जिससे आप मेरी बुराई कर रही है वो आपको रोटी बना कर देने वाली है? नहीं ना? अरे काम तो बहू बेटा ही आएंगे ना। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। चल, हम दोनों तेरे साथ तेरे मायके चलते हैं बस, और शाम को लौट भी आएंगे हम माँ बेटी। स्टॉप बोलने वाली बहू। स्टॉप दैट। अरे अरे अरे, आप लोग स्टॉप तो नहीं हो गए ना? लेकिन ये कहानी है इसी खेल की जो कभी हम बचपन में खेला करते थे। बैठी रहती है सारा दिन पत्थर की तरह। अरे पत्थर भी कभी कभी हिल लिया करता है। तू भी कभी कोई काम कर लिया कर बहू। मैं तो बहू नहीं भैंस ले आई हूँ। नीता सारा दिन घर का काम करती, कमर टूट जाती जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए लेटती। लेकिन मजाल है सास की जो उसके काम की कभी झूठे मुंह भी तारीफ कर दे। हम लोग नसीब वाले हैं नीता बिटिया, जो तेरे जैसी बहू हम लोगों को मिली। पिताजी, यही आपका प्यार है जिसके कारण मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। पर पता नहीं सासू माँ को मैं क्यों नहीं अच्छी लगती। अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल में तू ये सवाल कर रही है? यहाँ मुझे 30 साल हो गए बिटिया। पता नहीं तेरी सास मुझे भी क्यों पसंद नहीं करती। फिर क्या, दोनों ससुर बहू खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू को देखो कैसे ठहाके लगा लगा कर ससुर के साथ हंस रही है। अरे एक जमाना हमारा था, ससुर इस कमरे में तो मैं उस कमरे में, ससुर बरामदे में तो मैं छत में। और यहाँ देखो महारानी को, वो मेरी बेटी है और पापा ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम इधर उधर भागो। हाँ, सास को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नजर बहू पर पड़ती है जो सास और ससुर की बात पर हंस रही है। बहू को हंसता हुआ देख सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे कल बूही तू क्यों हंसी? तुझे कौन सी चुड़ैल चिपट गई तो हंस रही है? हम मियाँ बीवी का ये चलता रहता है, ये ना सोच के बीच में फूट पड़वा दी। अरे जी, जाइए बाजार से छाछ ले आइए और तू जाकर किचन में बेसन घोल कर पकोड़े बना ले, कड़ी बनानी है तुझे। सास बहू और पति को ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाती है। पति बाजार की तरफ और बहू किचन की तरफ। हाँ, सारा काम हो गया, अब बस आराम से टीवी देखूं। उधर सास, कढ़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ये लड़की खी खी करके दांत दिखाती है तो गुस्सा आ जाता है। लगता है कि मुंह नोच लो इसका। तभी सास के कान में बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सास का पारा फिर 7वें आसमान में चला जाता है। सास कमरे में जाती है जहाँ बहू टीवी में सीरियल देख रही होती है। अरे पागल हो गई है तो बता दे, पागल खाने छोड़ाऊं तुझे? माँ जी, आइए ना, देखिए ना, आप भी ये सीन देखिए, कैसे बच्चे स्टॉप दैट खेल रहे हैं। इस खेल में ना जिसे स्टॉप दैट बोल दो उसे स्टॉप होना पड़ता है। हाँ, बहुत खेला है मैंने भी इसे बचपन में। कोई इतने भी पुराने लोग नहीं है हम। हाँ, काश सासू माँ मैं भी ये खेल खेल पाती। सास को बहू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो सारा घर फैला पड़ा है, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं, और मैडम स्टॉप दैट खेलेंगी। हाँ, अरे चल जाकर छत धो। बेचारी बहू जो अभी तक टीवी पर ठहाका मार रही थी, झाड़ू लेकर छत पर पहुंच जाती है। खुले आसमान के नीचे बहू भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो बता दो कैसे मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी आएगी जिसे देखो जब देखो कुछ न कुछ सुनाकर निकल जाता है।
वो रोने लगती है, लेकिन करती भी तो क्या, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। बहू पूरी छत साफ करके नीचे आती है, जहाँ सास मजे से बैठकर टीवी देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। टीवी में वही स्टॉप दैट वाला सीरियल चल रहा होता है। मासूम बहू फिर से टीवी देखने लग जाती है। कितना मजेदार गेम है। सास को फिर बहू पर गुस्सा आ जाता है। अरे उसे तो बहू के हंसने की आवाज ही चुभती है। तुझे स्टॉप दैट खेलने का बहुत मन कर रहा है ना? मुझे बोल स्टॉप दैट, अब बोल स्टॉप दैट, बोल बोल। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? अच्छा तो फिर हंस क्यों रही है? अरे दम में तो बोल के दिखाना मुझे स्टॉप दैट। बहू सास के जोर देने पर जोर से गुस्से से बोल देती है स्टॉप दैट। लेकिन ये क्या, सास तो मानो किसी भूत की तरह जम जाती है। मन तो कर रहा है कि ओवर ही ना बोलो, लेकिन ये मानेगी तो नहीं ना। तभी डोरबेल बजती है और बहू सास को ओवर बोलना भूलकर दरवाजे पर चली जाती है। अरे कमला, तू क्या करने आई है? भाभी जी काम पर रख लो ना, बहुत जरूरत है पैसों की। मैं जानती हूँ, पर मेरी सास नहीं मानेगी ना। अरे पता नहीं भाभी कैसी सास है आपकी, इतना काम तो मैं 4 घर का नहीं करती जितना वो आपसे एक घर में करवा लेती है। बहू काम वाली से खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे बात करती है और उसे विदा कर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि सास वैसी की वैसी ही खड़ी है। स्टॉप दैट, ये जो कह कर गई थी वो। अरे हाय, ये सासू माँ को क्या हो गया? अब ओवर बोलूंगी तो मेरी तो जान ही निकाल देगी। क्या करूँ मैं? बहू उनका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देती है और फिर कहती है ओवर। क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी अब? क्या मैं आराम भी ना करूं? जा यहाँ से, बोला है ना कमरे में आया मत कर। जब देखो कमरे में घुसी रहती है, अलमारी को घुरती रहती है। अरे कुछ नहीं देने वाली, ज्यादा वहम में मत रहना, समझी? माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी? अरे वाह जी वाह, स्टॉप दैट बोलते बोलते जबान भी खुल गई तेरी। हाँ, खुल गई और बोलूंगी भी स्टॉप दैट। अब बोलो। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने बोला स्टॉप दैट, सास हो गई स्टॉप। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सासू माँ? लेकिन बेचारी सास स्टॉप दैट में तो बोलती बंद हो गई उनकी। वाह जी वाह, लग रहा है कि अब सारा खेल मेरे हाथ में आ गया। बहू अब सास से स्टॉप दैट बोलकर कभी खाना बनवा लेती तो कभी घर साफ करवा लेती। अरे पता नहीं, मैं आजकल थकी थकी सी क्यों रहती हूँ। बीपी भी हाई रहता है, मन करता है सो ही रहूं। और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये काम बहुत कर रही हैं। उम्र नहीं है आपकी इतना काम करने की, और ज्यादा काम किया तो। काम तो मैं इतना कराऊंगी कि बस नाम की जिंदा रहेगी। बहुत जबान टपट टपट चलती है ना इनकी। ससुर जी समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही है। बहू शीशे के सामने कहती है सारा काम हो रहा है, मजा ही आ गया। स्टॉप दैट होकर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। अब तो जो चाहे जब चाहे सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। ये मेरा कमाल, क्या बोलती हूँ मैं? स्टॉप दैट। बस जैसे ही बहू शीशे के सामने ये शब्द बोलती है, भूत बन जाती है।